तो तलाक के बिद्दत को तलाक, जी हां, आज हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है, लोकसभा में ये पहले ही पास हो गया था। और ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि मुस्लिम खवातीन को हिंदुस्तान की एक बड़ी मुसीबत से निजात मिल गई है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सैया जी विदेश गए, वहां पर दुबई गए, अरब गए, सऊदी अरब गए, वहां पर कोई और उनको पसंद आ गई, वहां उन्होंने उनसे निकाह कर लिया, लगा कि हिंदुस्तान में जो जिससे निकाह कर रखा था अब उधर जाना ही नहीं है, तो वहीं से व्हाट्सएप पर लिख करके या फोन करके इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया। और वो बेचारी महिला दर दर भटके, किससे इंसाफ मांगे, क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया। ये तमाम वो चीजें हुई हैं, इस देश ने देखा है, इसलिए खवातीन, महिलाएं खुद बेदार होकर के कोर्ट की शरण में गई थी। आइए जानते हैं जी भास्कर जी, कौन किसका भी, निर्मला सीतारमण का रद्द-ए-अमल देखिए। Post that they did make a statement saying that they wanted to have it sent to the select committee, but after all they participated in the voting and the majority was with us. I think the government has done what was long overdue, and I don't think it's a favor that we've done. It's the right of the women who deserve to get it. हमारे साथ केंद्रीय अब्दुल मोहित साहब, रूबरू नफरत करो, पर्दे के पीछे चलता रहे काम। बाकी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, विरोध भी हो गया और सरकार का काम भी हो गया। ये वो तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, पीडीपी, जेडीयू, टीडीपी, बीएसपी, टीआरएस वगैरह, जिनकी वजह से ये बिल पास हो गया। मुसलमानों को जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो उलमा हजरात, जो मुस्लिम पसंद लॉ बोर्ड, जो इनको अपना बहुत बड़ा हितैषी मानते हैं, इनको भी उनको मुंह दिखाना पड़ेगा। ये दो बातें तो बहुत क्लियर हुई हैं इस 2014 से लेकर के 2019 के बाद से। सियासी तौर पर मुस्लिम जो जमात है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवेयर हुई है। वो जिस तरीके से मोदी जी का वो भाषण था शपथ ग्रहण के टाइम पे कि बाकी पार्टियां जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी कहती रही हैं, उन्होंने हमेशा उसका इस्तेमाल किया है और बीजेपी से डराया है। ठीक है, ये भी अपनी जगह पर फैक्ट रहा है कि बीजेपी से डरा करके उन्होंने अपने हक में किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब तुम डर के आते हो तो तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। ये अलग बात है कि अभी बीजेपी ने भी अपने यहाँ पर हिस्सेदारी का कोई प्रावधान नहीं रखा है। दूसरी बात यह है कि एक तो सियासी तौर पर, दूसरा एक बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि अब आएगा, वो ये है मुस्लिम क्लर्जी को लेकर के। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो भी मुस्लिम दानिश्वरी रही है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस मजहबी मामलात में फेल और नाकाम हुई है। वरना जब इस दौरान पिछले 5 वर्षों में जो मैंने इस पे काम किया, उसमें एक चीज़ मुझे समझ में आई, मैंने देखा कि जो पर्सनल लॉज है कोई एक दो नहीं है, हिंदुस्तान में तकरीबन हजारों पर्सनल लॉज चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं चल रहा है। तो उसका एक प्रावधान है कि जब तक विद इन द कम्युनिटी आपके पर्सनल लॉ के अगेंस्ट में कोई नहीं आता है, जब तक कोई कोर्ट या पार्लियामेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं कहीं फेलियर रहा है कनेक्शन में, उसका कोई भी नतीजा हो, समाजी बुराई आई हो, सियासी दबाव जो भी आया हो, लेकिन उसका रिजल्ट ये रहा है कि कनेक्टिविटी खोई है, विश्वास खोया है। जब विश्वास खोया है तो लोग कोर्ट के पास गए हैं। और इससे पहले भी प्रावधान था कि आप अगर पर्सनल लॉ एक्ट में आप शादी नहीं रखना चाहते हैं तो उससे पहले भी प्रावधान रहा है, लेकिन ज्यादातर जो है वो अवेयरनेस की कमी थी, जानते ही नहीं थे कि इसके अभी सर कुछ अब कुछ इस तरह के कमेंट्स भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जी हम तो शरीयत को ही मानेंगे, बनाओ जो कानून आपको बनाना है। अगर मानते इस तरह की बात लोग कह रहे हैं, तो इसको कैसे देखें? शरीयत को अगर मानते तो मुझे लगता है ये नौबत नहीं आती। अभी परसों नरसों में बैठा और एक न्यूज हमारे छोटे भाई चलाते हैं चैनल, उन्होंने वो न्यूज लगा रहे थे कि रामपुर में एक वाकया आया कि एक शख्स ने अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो तंबाकू से दांत में, यानी कि तंबाकू से, यानी गुलमंजन से वो दांत साफ करती थी, इसलिए उन्होंने तलाक दे दिया। क्या मतलब, एकदम अजीब है। किस मानसिक स्तर पर हम पहुंच गए हैं कि इस तरह के वाकयात आए हैं। अब मसला ये है, मैं तो ये कहूंगा इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने स्टेप लिए हैं
खुदा करे कि जैसे लोग नीयत पर और नियति पर सवाल उठाते हैं, मैं सवाल ना उठा करके मैं इस उम्मीद के साथ करता हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ हुआ है, आगे चल करके और इसी 2019 के ही पीरियड में, यानी कि 2019 से जो 24 का चलने वाला है, इसी पीरियड में एक और बिल आएगा जो इस वक्त खवातीन के लिए, यानी कि हिंदुस्तानी महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो रेप जैसी समस्याओं पर हमारी सरकार और ज्यादा सजग होगी, संजीदा होगी और ऐसा बिल लाएगी कि रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे हमारी कोई भी बहन बेटी घर से निकलने में डर महसूस ना करे। हम इस उम्मीद के साथ इसका इस्तकबाल करते हैं। ये बहुत अहम बात है। बाकी मैं आपसे और तो समझूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि हम तो जी शरीयत मानेंगे, अगर वो शरीयत मानते हुए फिर ये हरकत करते हैं मुबैना तौर पर, शरीयत हालांकि ये है नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुरान करीम ये नहीं कहता, लेकिन जो इस तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं और जो बज़िद हैं वो कैसे फंसेंगे मैं पूछूंगा। आप पढ़े लिखे हैं, आपने इस पर स्टडी भी बहुत की और काम भी किया, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन जरा एक बार फिर अमित रैना जी के पास आना चाहूंगा। रैना साहब, खवातीन बहुत खुश हैं, अब व्हाट्सएप पर कम से कम मेल के जरिए तलाक मिलना बंद हो जाएंगे और ये जो बता रहे हैं कि नस्वार किया, वही जो मंजन होता है वो किया तो जमा नहीं तो तलाक दे दिया, नमक ज्यादा हो गया तो तलाक दे दिया, कोई और झगड़ा जरा सा हो गया तो तलाक दे दिया, या आपस में मजाक में तलाक बोल दिया। ये भी एक केस मैंने सुना था कि किसी ने सुन लिया, आपस में वो कह रहे थे, बात कर रहे थे और 3 बार उसने कह दिया, किसी ने सुन लिया परिवार के, उसने कहा जी अब तो तलाक हो गया, अब तो हलाला करके ही वापस होना पड़ेगा। उसमें शायद फतवा भी आ गया था कि हाँ तलाक है। तो ये जो हालात थे, मतलब ये मजाक बन के रह गई थी चीजें और जो एक परसेप्शन बन गया था मिल्लत का बाकी कम्युनिटी के बीच में कि ये कैसा समाज है, इससे कुछ निजात मिलेगी आपको लगता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो पहले की काफी भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो मुस्लिम मर्द हैं, मुस्लिम मेल हैं, वो इसके अगेंस्ट हैं। और जहां तक मैं जितने मुसलमान दोस्तों से, यहाँ 2 स्टूडियो में 2 हैं, उनका अगर व्यू देखें तो वो उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि हर इंसान जो प्रोग्रेसिव है किसी भी धर्म से हो, वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप को हमेशा अमित राय जी, सुफियान निजामी अपनी बात रख रहे हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, उनको भी जरा सुन लेते हैं। पक्ष का जो रवैया था, इस पर कहा जा रहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए, तो सरकार ने जो किया है ये कितना फायदेमंद होगा समाज के लिए? नहीं, देखिए, सरकार से न तो हमारा कोई मुखालिफत थी और न इस बिल से। हमारा ये कहना था कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी पर भेजा जाता और सेलेक्ट कमेटी उसमें देखती कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या गुंजाइश और हो सकती है इस बिल को मजबूत बनाने में, ताकि मुसलमानों का जो फैमिली सिस्टम हो वो बर्बाद और ख़राब ना हो। लेकिन जाहिर है कि तमाम तर बातों को नज़रअंदाज करके मेजॉरिटी और अक्सरियत की बुनियाद पर यह बिल लाया गया है। इससे सरकार का पॉलिटिकल फ़ायदा तो हो सकता है, सियासी फ़ायदा तो हो सकता है, तकरीरों और रैलियों में इस बिल को कैश तो कराया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक़ से और मुसलमान महिलाओं के ताल्लुक़ से इस बिल का न तो मुसलमानों को और न महिलाओं को कोई फ़ायदा होने वाला है। ये दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान हैं। आप देखिए, अब इनका रुख देखिए और इनकी प्रतिक्रिया देखिए। देख लिया आपने रैना साहब, ये घुमा करके इन्होंने तंज भी कर दिया, इन्होंने वो भी कह दिया कि इससे कोई मुस्लिम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मतलब अपने काम में बज़िद रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि ये अगर ऐसा हरकत करेंगे तो फंसेंगे कि? देखिए, मुझे याद है आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जब शाहबानो पर रिजाइन किया था तो उन्होंने राजीव गांधी को कहा था कि जो आप हरकत कर रहे हैं, एक तो ये रिग्रेसिव स्टेप है ही है, ये हिंदू और मुसलमान में डिवीजन भी पैदा करेगा, क्योंकि हमें एक उस नज़रिए से देखा जाएगा कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। और पिछले 30-35 सालों में जो हुआ, जो डिविजन्स आए, जो सेपरेशंस आए, वो उसके कंटिन्यूस नतीजे रहे। अपीजमेंट को लेकर अगर अब मुसलमान लॉ बोर्ड को अपीज किया गया तो हिंदुओं को भी अपीज किया राम मंदिर देकर, और ऐसे बहुत स्टेप्स होते रहे जिसको लेकर 2 समुदाय में डिवीजन बढ़ता चला गया। और आज मुझे लगता है कि आज मोदी सरकार ने कम से कम एक कदम तो वो लिया जहां पे उन्होंने अपीजमेंट को साइड रख के, अपीजमेंट को अग रख के एक वर्ग के बारे में सोचा, महिलाओं के बारे में सोचा और उनकी सलामती के बारे में सोचा। यहां पे उन्होंने पॉलिटिक्स अलग रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा वोट बैंक गेन होता है या लूज होता है, उन्होंने कहा कि जो सही है वो ही होना चाहिए। तो मुझे उस एंगल से भी बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप लगता है कि जो 30 साल में हमने इतने डिवीजन क्रिएट करे थे, जनरली मुसलमानों को प्रोग्रेसिव नहीं देखा जाता था, आज वो सब कम से कम वो गैप को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अजहरी साहब, मैं एक मिनट के लिए आपके पास आना चाहूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। अभी आपने निजामी साहब को सुना, सुफियान निजामी, ये दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान है बाकायदा। ये दारुल उलूम देवबंद का मौकिफ समझा जाए और आप देखिए किस तरह से फिर एक तरह से मिल्लत को
दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश की जा रही है। आपका रद्द-ए-अमल। सबसे पहले तो मैं इनके नाम में वो दिक्कत, शायद आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा, सुफियान निजामी नहीं होगा नाम, कुछ और नाम होगा। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, बड़े भाई बगल में इन्होंने एक बात कही पॉलिटिकल अपीजमेंट की, या वो भी कह रहे हैं, मैं यहाँ पर भी मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर वो पॉलिटिकल अपीजमेंट भी हो तो मसला क्या है कि है सामने क्या है। सामने एक बिल है जिस बिल में उस अमल को खारिज किया गया है जो अमल इस्लाम से टकराता था, यानी कि खुद इस्लाम में उस अमल की गुंजाइश नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अपीजमेंट के साथ भी अगर वो आता है तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने अपने हिसाब से वो भी लाती, ये भी लाती, ये भी कुछ अच्छा काम करते हैं, वो कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हमें तो स्वागत है। ये देवबंद के प्रवक्ता नहीं है, नहीं, मैं कह रहा हूं अगर हो भी तो भी स्वागत है, अगर हो तो भी स्वागत है, क्योंकि जो काम किया है, मैं काम की बात करता हूं कि जो काम है वो काम अपने में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और ये सरकार तक, कोर्ट तक, पार्लियामेंट तक जाना ही नहीं चाहिए था। ये जो पर्सनल लॉज हैं या उसको जो देखभाल करते थे, आप भी जानते हैं अब्दुल मोइज साहब, वहां जब जाने की नौबत आई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो फिर क्या कहा गया कि मुस्लिम खवातीन में दिमाग कम होता है। ये तर्क दिए गए, कपिल सिब्बल के जरिए दिलवाए गए। तो फिर जब ऐसे तर्क दिए जाएंगे कोर्ट में जाकर के, तो फिर कौन यकीन करे, कौन आपकी सुने? उसका नतीजा सामने है, वो चाहे शाहबानो के से लेकर के मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जब ये मुकदमा मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था 2014 के पहले, केंद्र सरकार की तरफ से कोई कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ था। आज मैं पूरे राज्यसभा की डिबेट सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग, इट वॉज दिस गवर्नमेंट, मोदी सरकार की जो पहले कार्यकाल था 2014, यही रविशंकर प्रसाद जी जब उस समय मिनिस्टर का चार्ज मिला था, इनके पास फाइलों का अंबार लगा हुआ था, और तब उसमें इन्होंने मोदी जी से मुलाकात की और पूछा कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और हमें अपनी इस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्टैंड करना है, और आज उसका परिणाम है ये ट्रिपल तलाक बिल। पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं ये बात, शरीयत कब पालन करेंगे, कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, कुरान हम मानेंगे। मैं एक बात बता दूं, जो कुरानिक वर्सेस हैं उनका झुकाव मैरिज को बचाने की तरफ है, बजाय इसके कि मैरिज टूटे। बहुत सही बात है, बिल्कुल। और तीसरी बात, आज के हमारे जो मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम क्लर्गी सुन रहे होंगे मुझे, अभी ये दारुल के आप जिनको सुना रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खलजी हुआ करते थे, उनसे बड़े उलेमा नहीं हुए होंगे। जानते हैं क्या कहा जब दिल्ली के चीफ काजी ने उनको रोका कि तुम शरीयत का पालन नहीं कर रहे हो, अपनी मिल्लत का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो क्या कहा था अलाउद्दीन ने? सुनिएगा गौर से, आई डोंट नो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, आई डोंट नो वेदर शरीयत अलाउज इट और नॉट, आई डू व्हाटएवर इज बेनिफिशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। मुझे नहीं मालूम कि शरीयत इसकी इजाजत देता है या नहीं देता, सही है या गलत, मैं वो करता हूं जो जनता के कल्याण के लिए लाभकारी है। और जानते हैं किससे कहा था? दिल्ली के चीफ काजी मुगीसुद्दीन से कहा था। आज हमें आप बताइए, तब अलाउद्दीन खलजी मुस्लिम रूलर नहीं थे, बताइए आप हमको, मोहम्मद बिन तुगलक, कितना बड़ा कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक। इनको अपने पास्ट से सीखना होगा। ये तथाकथित जो चोला ओढ़ा गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, व्हाट डज इट मीन मुस्लिम पर्सनल लॉ? आज ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। अभी आप वो कह रहे थे कि मुस्लिम मर्दों का ध्यान नहीं रखा गया है, परिवार टूट जाएगा। आप हमको बताइए, हिंदू लॉ में दहेज के अंतर्गत जब पति जाता है जेल में, उसका पूरा परिवार जेल में जाता है, तो उसका घर नहीं टूटता? बताइए हमें। यही 2014 के पहले 1986 में अमेंडमेंट हुआ था, 1956 में अमेंडमेंट हुआ था, 1988 में अमेंडमेंट हुआ था। तो जब हिंदू परिवार जेल में जाता है तो उसका घर नहीं टूटता, जहां पे नॉन बेलेबल है। यहां तो बेल की भी बात की गई है, बेल का भी प्रॉब्लम। यहां तो वैसे भी पति अंदर जाएगा सिर्फ, उसमें तो ससुर नंद सब जाते हैं, पूरा परिवार जाता है, तो वो परिवार नहीं टूटता। तब इनको नहीं याद, तब संसद में इनको ऑब्जेक्शन नहीं रेज हुआ था। आज गुलाम नबी साहब ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, तब इनको ऑब्जेक्शन नहीं रेज हुआ था। तो देखिए, ऐसा है कि ये स्पष्ट है कि कथनी और करनी में अंतर है। मैं आपको डाटा दे दूं, ये मुस्लिम अपीजमेंट का ही एग्जाम्पल है कि 73% महिलाएं ऐसी हैं मुस्लिम जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 50,000 रुपए से कम है।
81% ऐसी महिलाएं हैं मुस्लिम जिनके पास हायर एजुकेशन नहीं है। 82% ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके नाम पर एक भी संपत्ति नहीं है। और 55% ऐसी महिलाएं हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जिनकी शादियां 18 साल से पहले हो जाती हैं। ये क्या है? विकास किया गया था मुस्लिम समुदाय का। अब आप ऐसी स्थिति में आप हमें बताइए, चौराहे पर ट्रिपल तलाक। मैं अपने बलरामपुर जनपद के पास गोंडा का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कचहरी में सोहर ने ट्रिपल तलाक दे दिया, अलीगढ़ में चौराहे पर दे दिया गया। क्या मजाक है ये? कौन सा संविधान इसके, मतलब कौन सा धर्म, आज वो कौन सा धर्म इजाजत देता है? आज वो तमाम औरतें हाथ उठा कर आप दुआ हमें दे रही बताइए होंगी इमरान भाई, सरकार को। एक बात और ऐड करना चाहूंगा। आज ये जो आतिशबाजी हो रही है ना, ये देखिए बुर्के में हमारी बहनें आतिशबाजी कर रही हैं। अब आप कहेंगे तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है या बीजेपी की साजिश है, लेकिन ये जो भी है आपके सामने है। ये तस्वीरें हैं, ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज आतिशबाजी कर रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं। विवेकानंद राम जी, ये ऐतिहासिक क्षण आपके सामने। तो बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है और ये बहुत खुशी का क्षण है मुस्लिम बहनों के लिए। और इमरान जी, जैसे प्रोफेसर मिश्रा साहब भी कह रहे थे कि ये जो परिवार को एक साथ जोड़े रखने के नाम पे जी, ये अपना जो डोमिनेंस, पुरुष प्रधान संस्कृति या मेल डोमिनेंस बनाए रखने की जो बात है वही है और कुछ नहीं है। मुझे बताइए, ये बहुत बार ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट कह दिया ट्रिपल तलाक को, जिसकी वजह से अब जाकर के समाज में उनमें एक चेतना का विकास करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार की हवा की बातें करने में कोई पॉइंट नहीं बनता है। 22 अगस्त 2017 में ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद भी 345 ट्रिपल तलाक के केसेस सामने आए हुए हैं। इसका मतलब एक जो डेटरेंस होना चाहिए कि ये इनवैलिड हुआ है इसलिए मोरालिटी उनमें जागृत होनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए इसको ये जो बिल क्रिमिनलाइज करता है वो सबसे अच्छा कदम है, क्योंकि एक डेटरेंस लाएगा ये कि एक मन में एक भय का वातावरण निर्माण होगा। जैसे मैंने कहा था कि हिंदू समुदाय में भी इस प्रकार के बहुत सारे जो अत्याचार होते थे उस पर रोक लगाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया था। उसमें भी क्रिमिनलाइज किया गया था। जैसे अभी जिक्र किया गया था कि सारे परिवार को जब जेल में डाला जाता है तो क्या परिवार टूटता नहीं है? दूसरी बात यह है कि जब वो कहा जाता है कि 3 साल तक जब पुरुष जेल में रहेगा तो वो कैसे पैसे दे पाएगा या परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएगा? ऐसे बहुत सारे, मतलब जहां तक के ट्रिपल तलाक के केसेस में एक बार हस्बैंड ने अपनी बीवी को जब छोड़ दिया है तो उसने छोड़ दिया है, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और उसके मेंटेनेंस चार्जेस किसी भी हद में दिए नहीं गए हैं। इसीलिए उसको क्रिमिनलाइज करना बहुत जरूरी है ताकि डेटरेंस बने। अब मैं ये मानता हूं कि शुरुआती दौर में ये जो पुरुष प्रधान संस्कृति से आए हुए जो पुरुष है उनको इस एक्सेप्ट करने में जरा सा डिफिकल्टी तो होगी, लेकिन ये ध्वंस नहीं है, ये निर्माण का कदम है। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि एक समय के बाद ये डेटरेंस एक फिर बाद में सभ्यता का एक परिचायक बनेगा और लोग ये ट्रिपल तलाक जैसे चीजों से बाद आएंगे। और दूसरी बात, स्त्रियों को जो कमोडिटी, एक प्लेजर सीकिंग कमोडिटी जो हम मानते रहे हैं पुरुष प्रधान संस्कृति में, नहीं, वो हम स्त्रियों का भी बिल्कुल बराबर का मुस्लिम समाज में भी, हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज में भी जो शिया कम्युनिटी है उसने बहुत पहले इस चीज को समझ लिया था, जान लिया था। शिया समाज ने बहुत पहले ही इस पर रोक लगा दी थी। ये दिक्कत सुन्नी मुसलमानों में है और इसी को लेकर के ये कानून सख्त आए, आपको बता दें, वरना सुधार की गुंजाइश समाज में है। वरना दूसरे जो और कम्युनिटी है मुस्लिम तबके की, मुस्लिम समाज की, वो इसको कैसे फॉलो कर रही हैं? वो भी तो इसको लेकर के प्रोग्रेसिव हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सोचा ना अपनी महिलाओं के लिए। तो यहां पर ये जो सुर उठते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं समझेंगे, हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, तलाक बिदअत है, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। रसूलुल्लाह के जमाने में भी इस पर सख्ती थी और खिलाफत के दौर में भी इस पर सख्ती थी, 100 कोड़े की सजा थी। तो जब 100 कोड़े खाने के लिए आप तैयार हैं तो कायदे से तो इसमें 100 कोड़े और भी जोड़ देने चाहिए थे सजा के साथ साथ, तो शायद आपको ज्यादा शरीयत के मुताबिक लगता। आप देख रहे हैं ट्रिपल तलाक को लेकर मोदी सरकार के बड़े कदम पर हमारी ये खास बातचीत। आज राज्यसभा में भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मैं बार बार कह रहा हूं इस कंफ्यूजन को, वैसे भी मुस्लिम समाज में ये तो है भी नहीं कंफ्यूजन, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक की बिदअत, एक बार में तलाक 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 कह देना, इसको लेकर सख्त कानून है। कुरान करीम के मुताबिक अगर कोई 3 महीने का फॉलो करता है, मैं एक बार आना चाहूंगा सर आपके पास, मोहित असरी साहब, अब्दुल साहब, जिस तरह से आप
तो तमाम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, शरीयत को भी और कुरान करीम को भी। कुरान क्या कहता है तलाक के हवाले से? चूंकि इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग होने के रास्ते भी बनाए हैं कि आप अगर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो आप खुशी खुशी एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। कुरान करीम क्या कहता है? देखिए, कुरान के हिसाब से तलाक एक, जिसको मैं कह सकता हूँ, एक ऑप्शन है। तलाक ड्यूटी नहीं। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इस्लाम में जो तलाक है वो तलाक ड्यूटी नहीं है, तलाक एक ऑप्शन है। जब मर्द और औरत के आपसी ताल्लुकात इस कदर ख़राब हो जाए कि दोनों एक साथ रहना ना चाहें, तो वहाँ पर एक प्रावधान, एक ऑप्शन है तलाक का कि उसे इस्तेमाल कर लें। और इसका दोनों के पास है, यानी कि मर्द के पास है जिसे हम तलाक कहते हैं, और औरत के पास भी है जिसे हम खुला कहते हैं। यानी कि ऐसा ही नहीं है कि मर्द जब तलाक देगा तभी छुटकारा होगा। औरत भी अगर चाहती है, मर्द के ना चाहते हुए भी अगर औरत चाहती है कि नहीं, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, तो वहां पर खुला है। बिल्कुल। मैं रात को एक रोज 11 बजे प्रोग्राम करता हूं जी सलाम पर, सदाए जिंदगी। उसमें ऐसी महिलाओं के फोन आते हैं कि हम 20 दिन अपने शौहर के साथ रही, उन्होंने हमें नहीं रखा और तब से हम अपने मायके में हैं। तो मुफ्ती साद मुश्ताक हसीरी साहब, मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादी साहब जैसे हिंदुस्तान के बड़े आलिम दीन बताते हैं कि आप है, आपके पास ऑप्शन, आप खुला ऑप्शन है, बिल्कुल है इस तरह से, और वो साफ बताते हैं। अब उसके बाद शरीयत ने हक दिया है। अब उसके बाद क्या है कि तलाक का एक तरीका है। सभी लोग जानते हैं कि आप एक तलाक दीजिए, उसके बाद एक मुद्दत खत्म होती है तकरीबन 1 महीने की, उस पर गौर कीजिए। और तलाक से भी पहले तकरीबन 3 मरहले हैं, 3 स्टेप है कि आपस में सूझबूझ लो, नहीं हो रहा है तो अपने घर वाले और उनके घर वाले, यानी कि बहुत खास माँ बाप भाई बहन जैसे, इनको बुलाओ। उनसे भी नहीं हो रहा है तो और थोड़ा सा अजीजो अकारिब, यानी थोड़ा सा असर और रसूख वाले, जो थोड़ा सा डांट छोटी पंचायत जैसे जो समझदार समाज के, उनसे वो बुलाओ। अब वहां भी नहीं हो रहा है तो अब जो है एक तलाक दो, एक तलाक दो। और एक तलाक के बाद एक वक्फा गुजरे, जब तलाक दे देते हैं यानी कि वहां से जुदाई की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा एक साइकोलॉजी है कि शायद अब समझ में आए कि यार ये जो हो रहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे दरमियान, 1 महीना तलाक देने के बाद भी रह रहे हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो 1 महीने में वो समझ ले और खत्म। अगर नहीं होता है तो उसी पर आप फिर दूसरी तलाक देते हैं, फिर 1 महीना गुजरता है, अब नहीं होता, अगर 2 महीने में भी आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर तीसरे महीने आप तलाक देते हैं और वो महीना पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वो फरागत हो जाती है। ये है इस्लाम का तरीका। ट्रिपल तलाक आया कहां से? ट्रिपल तलाक के कुछ इंसिडेंट हुए हैं। तो ट्रिपल तलाक माना भी गया है और नहीं भी माना गया है। एक सूरत मुझे बहुत सारा गौर करने के बाद एक सूरत मुझे समझ में आई कि यहां पर क्या हो सकती है क्या, क्योंकि मैं जो भी कहूं वो इस्लाम तो नहीं हो सकता। मैंने जो पढ़ा, जो समझा है वो ये कि मियां बीवी के दरमियान कुछ ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ऐसा हो कि अब जिंदगी मुमकिन ही नहीं है एक दूसरे के साथ, यानी कि कोई ऐसा वाकया हो कि जिसकी वजह से आप एक छत के नीचे नहीं रह सकते, 2 लोग रह ही नहीं सकते। ऐसे में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ट्रिपल तलाक इंस्टेंट है कि अब आप इसे खत्म कर लें। रविशंकर जी वो भी सर लोगों के सामने वो होना चाहिए। में हाँ, वो सारी डिटेल आपको वो करनी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से नहीं, ना मियाँ अपनी मर्जी से, ना बीवी अपनी मर्जी से। ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ये लोगों के संज्ञान, यानी कि जो करीबी रिश्तेदार या घर वाले, इनके संज्ञान में होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रवि प्रसाद जी ने कही थी, रविशंकर प्रसाद ने उसमें पार्लियामेंट में, वो ये कि कोई जो कानून है, कानून अगर उसका कोई मिसयूज करता है, उन्होंने 302 की बात कही थी, 302 बनता है, अगर कोई मिसयूज करता है उसका मतलब नहीं कि उसे खत्म कर दो, उसका मतलब ये होता है कि आप उसको सही सदुपयोग के जो तरीके हो सकते हैं वो लेकर के आओ। यही हमारे यहाँ फेल हुआ कि ट्रिपल तलाक फिर क्या हुआ कि अगर एक ऑप्शन बना, पहले तो तलाक जो ऑप्शन था वो ड्यूटी बन गई। क्यों? क्योंकि ये समाजी बुराई बन गई, अवेयरनेस ना होने की वजह से। जिनकी जिम्मेदारी थी लोगों को समझाएं, तलाक जो है बहुत जबरदस्त मिसयूज कर रहा था। आप सोचे ना कि निकाह बगैर आलिम के नहीं होता है, और वो आलिम निकाह से पहले खुतबा देता है, तो उस खुतबे में लड़की और लड़के को ये क्यों ना समझाया जाए कि निकाह और तलाक के जो भी मसले हो सकते हैं उसको वहीं पे समझाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो, एक दूसरे को उसके बारे में अवेयर किया जाए। ये बात मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जब अभी सख्ती सरकार शुरू कर रही थी, अपना काम कर रही थी, तो अब उनके दिमाग में आया कि जी हम निकाह नामे में
पे लिखवा देते हैं कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक नशिस्त में 3 तलाक देना कानूनी सख्त होगा। आप लेकिन अब आपको याद आया, बहुत देर 70 सालों में आपको याद आया हिंदुस्तान के आजाद हो जाने के बाद आपने कभी नहीं सोचा? बहुत देर हो गई जी। अच्छा, मिस यूज के जहां तक तरीके हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में आकर के देखते हैं, मिस यूजेस बढ़े हैं, मतलब लोगों ने कोशिश की है, तो उसको स्टैंडली रोकने के लिए उपाय भी किए गए। जब यह हुआ कि ट्रिपल तलाक को मजाक बनाया गया कि नहीं, अच्छा हम 3 तलाक दे देंगे, अब होगा ही नहीं, पहले तो यह कि नहीं होगा जी, ठीक है, तो वो पहले वाकई किया गया। अच्छा, अगर इसको तुम खेल बनाते हो ना, अब वाकई हो जाएगा, ठीक है ना। हजरत उमर के दौर की बात करें, 3 तलाक आप चाहे 3 नहीं 3000 देते, एक ही था। लेकिन जब देखा कि वो मजाक बन गया जी, कि जिसको देखो 313 40 तलाक ही दे रहा है, क्योंकि वो लगता है कि नहीं हो रहा, तो हजरत उमर ने एक कानून बनाया कि इसको रोकने के लिए कि नहीं, अब अगर तुमने दिया और इसको मजाक बनाया तो 3 तलाक जैसे ही दोगे हो जाएगी, और सिर्फ होगी नहीं भाई, हो गया रिश्ता तो खत्म होगा। उन्होंने प्रावधान को जो है वो कानून में अमेंडमेंट किया था कि अब जो है उसे कोड़े लगाए जाएंगे, तलाक भी हो जाएगी कि खेल ना हो, और कोड़े भी लगाएंगे कि तुमने शरीयत के एक ऑप्शन को, एक इंसानी रिश्ते के अच्छे से चलने को तुमने मजाक बनाया, इसकी सजा यह है कि तुम्हें कोड़े लगे। ये हाल पैगंबर इस्लाम के टाइम में फिरा कि भाई होगा, 3 तलाक हो रही है, ठीक है ना। तो अब वो उससे बचने लगे, और उसके बाद जब जिंदगी जो है वो किसी ऐसे मोड़ आए कि जहां पर अब मुश्किलें हो गई, तो वहां पर प्रावधान रखा गया। तो मसला वही हुआ कि तुम्हारे पास सोल्यूशन है जी, सोल्यूशन था है, लेकिन आपने अपनी लाइल्मी की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से, सुस्ती की वजह से, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने समाज को नहीं सुधार पाए। आपके पास ऑप्शन बहुत बार आए, आपने अपनी जिद पर आप कायम रहे, इसलिए कोर्ट को आगे आना पड़ा, कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। विल पावर वाली सरकार थी, आपकी बदकिस्मती से और मुस्लिम महिलाओं की किस्मत से मजबूत सरकार थी, उसने अपना काम करके दिखा दिया। अगर विल पावर वाली सरकार नहीं होती तो शायद आपकी चल जाती, आपकी जिद चल जाती और आपका अपीजमेंट चल जाता, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान बदल चुका है, मोदी 0.2 आ चुका है, 2.0 आ चुका है जिसको हम कहते हैं, दूसरा दौर आ चुका है, ये मोदी युग है। यहाँ पर आपको चीजों को आप दूसरे ढंग से देखने की आदत डालनी पड़ेगी। हर दौर में रहा है, हर दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सर भास्कर जी का इशारा हो रहा है कि आप प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से बात की, मुझे लगता है कि सुनने वालों को भी बहुत सी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, और चीजों को हम लोग अब समझना सीखेंगे। बिल तो पास हो गया है, ये कानून अब बन चुका है, और अब हमें ख्याल रखना होगा, अपनी महिलाओं को इज्जत देनी होगी। समाज करता है इज्जत, इसमें कोई शक नहीं है। एहतराम इस्लाम सिखाता है महिलाओं का, इस्लाम तो महिलाओं के एहतराम को बढ़ावा देने वाला मजहब है। लेकिन जिन लोगों ने इसे दुकानदारी बनाया था, जिन लोगों ने महिलाओं की इज्जत को नीचे गिराने का काम किया था, उनके लिए अब कानून सख्त हो गया है। इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा और कानून का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए जी सलाम।